चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है। ठीक है ना? चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है। सर आज का हमारा एम क्या है? आज का हमारा एम चीज़ों को रिवाइज करना है सबसे पहले तो, है ना? उसके बाद नेक्स्ट खत्म हो जाने के बाद, जैसे हम लोगों का रिवीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो क्वेश्चंस लगाने हैं। 30 क्वेश्चन बन चुके हैं आज के लिए, और 30 क्वेश्चन आज लगाने हैं। ये जो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया होगा, कुछ क्लास में डिस्कस नहीं किया होगा, जो किया है तो उसका उसका क्या हो जाएगा, एक बार रिकॉल हो जाएगा, और जो हम लोगों ने नहीं किया है वो हम लोग सीख लेंगे, और क्या, और ज़्यादा क्या ही हो सकते हैं। हमारा इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किसके साथ? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ। किसके साथ आगे बढ़ते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ। किसके साथ आगे बढ़ते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुड्स मतलब क्या। जब भी हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे ना, तो हमेशा हम मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी भी बात नहीं करेंगे। गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के केस में गुड्स का मतलब ही क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी भी बात नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना? गुड्स मीन्स कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ठीक है ना? किसको किसको इंक्लूड नहीं करता है? एक्शनेबल क्लेम को और मनी को इंक्लूड नहीं करता है। एक्शनेबल क्लेम को और मनी को इंक्लूड नहीं करता है। गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक टेंजिबल होता है, दूसरा इंटेंजिबल होता है। टू टाइप्स ऑफ गुड्स, एक टेंजिबल होता है, दूसरा इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल के अंदर क्या क्या आता है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स। इंटेंजिबल गुड्स के अंदर कितने कितने गुड्स आते हैं? चार, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। हम लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ा था? सीपीटी नहीं, कुछ तो था, मैं खुद भूल गया, है ना? लेकिन था, इंटेंजिबल गुड्स इंक्लूड्स गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है गुड्स के, क्या क्या है? स्टॉक, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिक्री ऑफ कोर्ट इज ऑल्सो एन गुड। डिक्री ऑफ कोर्ट इज ऑल्सो एन गुड। जो चीज किसके साथ जुड़ा हुआ है? जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। एनीथिंग्स व्हिच हैज बीन अटैच्ड टू द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कुछ चीजें ऐसा है ना जो जमीन के साथ अभी जुड़ा हुआ है, जो जो चीज है, कुछ चीज ऐसे है जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दौरान वो जो गुड्स है वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट के दौरान क्या किया है? उस गुड्स को जमीन से निकालने के लिए, जब या तो हम लोगों ने जमीन से निकाला उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, या फिर हम लोगों ने एग्री किया कि हम क्या करेंगे, इस गुड्स को, इस चीज को हम जमीन से उखाड़ेंगे, फिर सामने वाले व्यक्ति को डिलीवर कर देंगे। देन वो चीज भी अभी जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है उस चीज को भी हमने गुड्स के अंदर, गुड्स के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया है। से फॉर एग्जाम्पल, एक अभी किसका सीजन है? हाँ, जैसे ये लगता है ना, जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, जैसे आम का सीजन होता है, तो पहले आम में फूल खिलते हैं, उसके बाद फिर आम छोटा छोटा होता है, फिर आम कच्चा होता है, फिर आम पक जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको सेल करते हैं। तो जब वो फूल खिलने लगते हैं ना, तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वो फूल खिलने लगते हैं ना, जब आम का फूल खिलने लगता है ना, तभी बड़े बड़े लोग, इन्वेस्टर्स आके ना उसको इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, कि हमें इतना इतने जमीन में से हम इतना आम, हमें आम चाहिए। इस तरीके से वो क्या कर लेते हैं खुद ही, मतलब क्या उस टाइम में वो लोग क्या कर लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आम पेड़ में लगे हुए, अभी तो पेड़ में लगे हुए ना, इसका मतलब क्या? वो चीज जमीन के साथ जुड़ा हुआ है ना? जमीन के साथ जुड़ा हुआ है ना? जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो हम लोगों ने उस टाइम एग्री किया था कि जब इसकी डिलीवरी होगी, जब इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होगा, फिर हम उसको क्या करेंगे? जमीन से निकालेंगे। एग्री किया था हम लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम हमने क्या एग्री किया है कि इसको हम जमीन से उखाड़ेंगे, जमीन से निकालेंगे, और उसके बाद ही हम बायर को डिलीवर करेंगे। देन उस चीज को भी हम किसके अंदर लाते हैं? गुड्स के डेफिनेशन के अंदर लाते हैं, ठीक है। चलो एक बार, गुड्स मतलब क्या? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। गुड्स मतलब क्या? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। हम यहाँ पे कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे सर। फिर कहाँ पे करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात? हम करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम बात कहाँ पे करते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के केस में हम सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हम नहीं करेंगे। तो गुड्स मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स सेल्स, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, बट डज नॉट इंक्लूड्स दो चीज, एक्शनेबल क्लेम और मनी। एक्शनेबल क्लेम को और मनी को गुड्स के डेफिनेशन के अंदर लाया नहीं गया है। गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल गुड्स के चार एग्जांपल, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स। और कुछ गुड्स के एग्जांपल लाइक स्टॉक, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिग्री ऑफ कोर्ट, ये सब क्या है? गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। डिग्री ऑफ कोड, ये सब क्या है? हाँ, डिग्री ऑफ कोड, ये सब किसके अंदर आते हैं? डिग्री ऑफ कोड किसके अंदर आता है? गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आता है। फिर आखिरी में कुछ चीज जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ चीज जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम हम लोगों ने उसको उस जमीन से उखाड़ने की क्या करी है? एग्रीमेंट करी है, एग्री करी है, व्हिच आर एग्रीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देन दैट थिंग इज आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। सेल में, सेल के केस में हमेशा क्या ट्रांसफर होना जरूरी है बेटा जी? ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 19 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं ना, तो एक चीज हमें याद रखना है कि भैया क्या ट्रांसफर होना जरूरी है? सामने वाले व्यक्ति के पास ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेल और एग्रीमेंट टू सेल।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेल और एग्रीमेंट टू सेल। देखो नॉर्मली अगर हम पढ़ेंगे ना तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल बात तो एक ही है, लेकिन जब आप इसके डीप जाओगे, जब आप इसके थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मली अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, जनरली अगर हम बात करें तो भाई सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल एक ही बात है। हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि भाई एक ही तो बात है, यहाँ पे भी गुड सेल हो रहा है, यहाँ पे भी गुड सेल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में भी गुड सेल हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल्स में भी गुड सेल हो रहा है। एग्रीमेंट टू सेल में भी ओनरशिप तो ट्रांसफर होगा भाई एक दिन ना एक दिन जाके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़े, अपने मॉड्यूल के हिसाब से पढ़े, है ना, या फिर लीगल लैंग्वेज में इसको हम पढ़ेंगे ना, तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में थोड़ा सा फर्क है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में छोटा सा डिफरेंस है। सेल के केस में क्या होता है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होता है। सेल के केस में क्या होता है बेटा जी, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होता है। द प्रॉपर्टी इन गुड ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसी टाइम जब ओनरशिप ट्रांसफर करते हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं सेल। द प्रॉपर्टी इन गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होता है ना, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता है। जिस दिन आप एग्रीमेंट करते हो ना, उस दिन आपका जो है ना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। चलिए ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है, हम लोगों ने एग्रीमेंट किया, अब एग्रीमेंट में हम कुछ कंडीशंस रखते हैं। जैसे ही एग्रीमेंट में जो हम लोगों ने कंडीशन रखा है ये फुलफिल हो जाता है, एग्रीमेंट किया, अब एग्रीमेंट करते थे हम कुछ कंडीशंस रखते हैं। जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा ना, कंडीशन फुलफिल हो जाने के बाद अब क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब एग्रीमेंट टू सेल के केस में ना ओनरशिप कभी भी इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता है। ओनरशिप कभी भी इमीडिएटली क्या नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल के केस में ना, एग्रीमेंट टू सेल के केस में ना कभी भी ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता है। एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होता है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द सर्टेन कंडीशन। जैसे सर्टेन कंडीशंस फुल, जो कंडीशंस हमने एग्रीमेंट के दौरान रखा था ना, जैसे वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा, गुड्स का ओनरशिप सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ओनरशिप ऑफ गुड इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड एट फ्यूचर डेट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द सर्टेन कंडीशंस। ओनरशिप ऑफ गुड इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड एट फ्यूचर डेट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द सर्टेन कंडीशंस। सर व्हेन एग्रीमेंट टू सेल्स बिकम्स सेल्स, तब एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाएगा। तो क्या बोला है, एग्रीमेंट टू सेल्स बिकम्स सेल्स व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जो कंडीशंस हमने एग्रीमेंट के दौरान रखा हुआ था, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। मतलब सेल मतलब क्या, अब सामने वाले व्यक्ति के पास क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, 2 मिनट मेरे को बस टाइम दो। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये एग्रीमेंट टू सेल है ना, दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल्स बिकम सेल्स। एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, ओनरशिप ऑफ गुड इज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली, इट इज ट्रांसफर फ्यूचर डेट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द सर्टेन कंडीशंस। एग्रीमेंट टू सेल्स कब सेल्स बन जाता है, जब वो एग्रीमेंट में जो हम लोगों ने कंडीशन रखा था, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा, खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दो पार्टीज का होना जरूरी है, सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना जरूरी है, प्राइस जो कंसिडरेशन होगा ना वो मनी फॉर्म में होना चाहिए, काइंड में नहीं होगा। प्राइस विल बी इन मनी फॉर्म एंड नॉट इन काइंड, बट इट कैन बी पार्टली मनी एंड पार्टली इन काइंड, है ना। जो 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 कंसिडरेशन वो किस फॉर्म में होना चाहिए, मनी के फॉर्म में होना चाहिए, काइंड के फॉर्म में नहीं चलेगा। पार्टली मनी और पार्टली काइंड है तो चलेगा, क्या आंसर इज यस। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के केस में ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। ऑल दी अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। इसमें क्या बोला है कि भैया एक 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 जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, ये जो सेल्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है ये भी एक तरीके का सेल्स ही है। इसीलिए सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स किसका, कॉन्ट्रैक्ट का सारे का सारा एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 9 पे। सेक्शन नंबर 9 टॉक्स अबाउट असर्टेनमेंट ऑफ द प्राइस। सेक्शन नंबर 9 किसके बारे में बात करता है, असर्टेनमेंट ऑफ द प्राइस। सर एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्राइस कैसे फिक्स करेंगे। तो पहला चीज तो ये है कि भाई प्राइस हमेशा मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। प्राइस हमेशा यानी कि कंसिडरेशन हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। सर प्राइस को फिक्स कैसे करेंगे, तो प्राइस को फिक्स करने का 3 तरीका है। प्राइस को फिक्स करने का कितना तरीका है, 3 तरीका। एक तो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस बताया है वही प्राइस होगा, जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पे बताया हुआ है वही प्राइस होगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइस नहीं बताता है, कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोसीजर बताया है कि भैया प्राइस फिक्स कैसे करोगे। पहली चीज क्या है, फर्स्ट चीज ये है कि भैया फिक्स इन दी कॉन्ट्रैक्ट, जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसी प्राइस से हम क्या करेंगे, डील करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइस नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप प्राइस कैसे डिसाइड करोगे। एग्री टू बी फिक्स्ड इन ए मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज। तीसरा क्या है, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज। पार्टीज आपस में डील करके क्या करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गुड्स बेचा, अब मैंने कहा, जो मैंने बायर को कुछ गुड्स बेचना चाहा, बायर ने मेरे को कहा कि मैं गुड्स को 2-3 दिन यूज करूंगा। 2-3 दिन यूज करने के बाद अगर मेरे को सही लगा तो मैं आपको एक प्राइस बताऊंगा, फिर हम उस प्राइस में, अगर आप उस प्राइस में सेटिस्फाई हो, मतलब आप अगर उस प्राइस में सेटिस्फाई हो तो आप मेरे को गुड्स भेज देना।
है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्स ऑफ डीलिंग यानी कि पार्टीज आपस में क्या करते हैं, डील करके क्या करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं। तो फिक्स इन दी कॉन्ट्रैक्ट, एग्री टू बी फिक्स इन ए मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज। प्राइस हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, मॉनेटरी कंसिडरेशन ही होना चाहिए, कंसिडरेशन हमेशा मॉनेटरी फॉर्म में ही होना चाहिए। दिस इज सेक्शन नंबर 9। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 10 पे। सेक्शन नंबर 10 किसके बारे में बात करता है, एग्रीमेंट टू सेल एंड वैल्यूएशन। सेक्शन नंबर 10 किसके बारे में बात करता है, एग्रीमेंट टू सेल एंड वैल्यूएशन। मतलब क्या है सर, यहाँ पे दो लोग हैं, बायर और सेलर, आपस में कॉन्ट्रैक्ट में तो आते हैं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते, एग्रीमेंट टू सेल पे आते हैं। फर्क पता है ना एग्रीमेंट टू सेल और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, सॉरी, एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा और कॉन्ट्रैक्ट के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगा। यहाँ पे दो पार्टीज एग्रीमेंट पे आते हैं, है ना, एग्रीमेंट करते हैं किसके लिए, सेल करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन प्राइस फिक्स नहीं कर पाते। दो व्यक्ति एग्रीमेंट करते हैं किसके लिए, सेल के लिए, कुछ गुड्स को सेल करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन वो प्राइस आपस में फिक्स नहीं कर पाते। तो प्राइस फिक्स करने के लिए वो जिम्मेदारी किसको देते हैं, थर्ड पार्टी को देते हैं। किसी थर्ड पार्टी को जिम्मेदारी देते हैं कि भैया आप क्या कर दो, इस गुड्स का, इस एग्रीमेंट में जो जो भी डीलिंग हुई है इसका प्राइस आप फिक्स कर दो, ठीक है। लेकिन उस अगर वो थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं करता है, जिम्मेदारी उसको दिया गया था प्राइस फिक्स करने के लिए, लेकिन अगर वो प्राइस फिक्स नहीं करता तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। द प्राइस हैज टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी एंड इफ इट डज नॉट और कैनॉट मेक सच वैल्यूएशन द एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड। द प्राइस हैज टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी एंड इफ इट डज नॉट और कैनॉट मेक सच वैल्यूएशन, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बेटा जी, वॉइड हो जाएगा। पहली पहली बात। दूसरी बात क्या है, इफ द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड, अगर थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय एनी पार्टी फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस then the faulty party will be liable to pay damages to the not at fault party। अगर बायर या फिर सेलर, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, एनी पार्टी लिखा हुआ है ना, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, अगर कोई भी पार्टी क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करते हैं, प्राइस फिक्स करने के लिए रोकते हैं, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, कोई भी पार्टी अगर थर्ड पार्टी को प्राइस फिक्स करने के लिए रोकते हैं, देन ऐसे सिचुएशन में जिस पार्टी ने रोका होगा, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, जिस भी पार्टी ने रोका होगा, दैट पार्टी इज नॉन एज डिफॉल्टिंग पार्टी और डिफॉल्टिंग पार्टी हैज टू पे एंड डैमेजेस टू नॉट एज डिफॉल्टिंग पार्टी। खत्म, इतना इजी है। उसके बाद नेक्स्ट था, इफ द प्राइस इज टू बी फिक्स बाय द थर्ड पार्टी। भाई प्राइस किसको फिक्स करना था, थर्ड पार्टी को फिक्स करना था और उसने फिक्स नहीं किया, बट बायर ने क्या किया, गुड्स को रिसीव किया और अप्रोप्रिएट भी कर दिया। देखो सिचुएशन क्या है, प्राइस फिक्स थर्ड पार्टी को करना था, प्राइस फिक्स थर्ड पार्टी को करना था, थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स नहीं किया, बायर ने उस गुड्स को रिसीव किया और रिसीव करने के साथ साथ उसको अप्रोप्रिएट भी किया। बायर ने गुड्स को रिसीव किया, रिसीव करने के साथ साथ गुड्स को अप्रोप्रिएट भी किया, रिसीव किया रिसीव करने के साथ साथ उसको अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब क्या, उस गुड्स को यूज भी किया। बायर ने गुड्स को रिसीव किया, रिसीव करने के साथ साथ उसको यूज भी किया। देन ऐसे में लॉ क्या कहता है ना, अगर बायर गुड्स को रिसीव करता है और अप्रोप्रिएट करता है एंड थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं करता है, देन ऐसे सिचुएशन पे लॉ कहता है बायर हैज टू पे रीजनेबल प्राइस टू सेलर, देन ही मस्ट पे रीजनेबल प्राइस फॉर देम। ही मतलब कौन, बायर मस्ट पे ए रीजनेबल प्राइस फॉर देम। खत्म। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 7 टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, सेक्शन नंबर 8 टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट वॉइड। सेक्शन नंबर 7 किसके बारे में बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 8 एग्रीमेंट्स के बारे में बात करता है, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है भैया, स्पेसिफिक गुड्स है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर गुड्स डैमेज हो जाता है। भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में एंटर हुए थे कौन, बायर और सेलर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब क्या, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होना था, है ना, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगा, है ना, लेकिन उस दौरान गुड्स क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और इसमें जो है ना, सेलर को पता नहीं था कि भाई गुड्स में कुछ डैमेजेस है, विदाउट द नॉलेज ऑफ दी सेलर क्या हो जाता है, गुड्स डैमेज हो जाता है। देन ऐसे में लॉ क्या कहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। सेक्शन नंबर 7 टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, स्पेसिफिक गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर गुड्स क्या हो गया, डैमेज हो गया, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर क्या हो गया, गुड्स डैमेज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 8 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 8 टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट टू सेल। जिस दिन आपने एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है, फ्यूचर डेट पे होता है। आज से फॉर एग्जांपल 1 जैन को आपने एग्रीमेंट किया और इसका ओनरशिप ट्रांसफर होना था 10 जैन को। 1 जैन 2026 को आपने एग्रीमेंट किया और इसका ओनरशिप ट्रांसफर होने वाला कब था, 10 जैन 2026 को ट्रांसफर होने वाला था, ठीक है ना। 1 जैन को हम एग्रीमेंट करके आए, लेकिन लेकिन है ना, स्पेसिफिक गुड्स है, एग्रीमेंट टू सेल है, सब्सिक्वेंटली गुड्स डैमेज। सब्सिक्वेंटली गुड्स डैमेज का मतलब क्या है, एग्रीमेंट करने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले, एग्रीमेंट करने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले, मतलब 1 जैन के बाद 10 जैन से पहले, 1 जैन के बाद 1 जनवरी 2026 के बाद और 10 जनवरी 2026 से पहले गुड्स क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जिस गुड्स के लिए हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, जिस गुड्स के लिए हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था ना, वो गुड्स क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जिस गुड्स के लिए हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट करने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले वो गुड्स क्या हो जाता है बेटा जी, डैमेज हो जाता है। और इस जो गुड्स डैमेज हुआ है ना, इसमें ना तो सेलर की गलती है ना तो बायर की गलती है। जो गुड्स डैमेज हो जाता है ना, इसमें ना तो सेलर की गलती थी ना तो बायर की गलती थी। तो लॉ क्या कहता है, अगर गुड्स डैमेज हो जाता है, सब्सिक्वेंटली अगर गुड्स डैमेज हो जाता है और इसमें गलती सेलर की भी नहीं है और बायर की भी नहीं है, देन ऐसे सिचुएशन में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा।
सर क्वेश्चन में कैसे हो, जब हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिखने जाएंगे ना तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सेक्शन 7 से आया है, क्वेश्चन सेक्शन 8 से आया है। एक हिंट मिलेगा तुमको क्वेश्चन में। हिंट पता है क्या मिलेगा? हिंट ये मिलेगा, अगर लिखा हुआ है विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर गुड्स गॉट डैमेजेस, समझ जाना कि भाई सेक्शन नंबर 7 से पूछा है। सेक्शन नंबर 8 से कोई क्वेश्चन पूछना होगा ना तो ऐसा लिख देगा, द गुड्स हैज बीन डैमेजेस बाय द अर्थक्वेक, द गुड्स हैज बीन डैमेजेस ड्यू टू फायर। अरे इससे पता चल जाएगा कि भैया गुड्स जो डैमेज हुआ है विदाउट द नॉलेज, यानी कि विदाउट द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर हुआ है। ये हिंट होता है क्वेश्चन का। कभी कभी तो लिख देता है कि भाई ना तो सेलर की गलती थी ना तो बायर की गलती थी, गुड्स डैमेज हो गया, मुझे बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा, तो बोल के आना कि भाई एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो है पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसमें आपको एक हिंट मिलेगा, उसी हिंट से समझ जाना कि भैया क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है, सेक्शन नंबर 7 से पूछा है कि सेक्शन नंबर 8 से पूछा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हायर परचेस एग्रीमेंट। हायर परचेस एग्रीमेंट गवर्न बाय द हायर परचेस एक्ट 1972। इट इज एन एग्रीमेंट अंडर व्हिच द गुड्स आर लेट ऑन द हायर एंड हायरर हैज ऑप्शंस टू परचेस। सर ये इस तरीके का एग्रीमेंट होता है। हायर परचेस एग्रीमेंट मतलब इस तरीके का एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एक इस तरीके का एग्रीमेंट होता है जहां पे ना सेलर बायर को क्या करता है, बोलता है कि भाई आप गुड्स लेके जाओ, आप गुड्स लेके जाओ, आप क्या करो आप क्या करो, इंस्टॉलमेंट पे करो, आप अभी के लिए क्या करो, गुड्स लेके जाओ। ठीक है ना, हायर कर देता है, गुड्स को हायर कर देता है, किसको, बायर को हायर कर देता है, और बोलता है कि आप अभी के लिए गुड्स लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, और आप क्या करते रहो, इंस्टॉलमेंट पे करते रहो। जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना उस दिन आपके पास क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। That is an hire purchase agreement governed by the hire purchase act 1972। ये एक एग्रीमेंट है अंडर which goods are let on the hire। यहाँ पे सेलर बायर को गुड्स नहीं बेचता है, हायर पे देता है, बोलता है कि भाई अभी के लिए तुम इस गुड्स को यूज करो लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करते रहो, गुड्स को यूज करो लेकिन बीच बीच में इसका मंथली आप क्या पे करते रहो, इंस्टॉलमेंट पे करते रहो। जिस दिन पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे ना ये गुड्स तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, इट इज एन एग्रीमेंट अंडर which the goods are let on the hire and hirer has option to purchase in accordance with the terms of the agreement। सुनो, जिस व्यक्ति को हम गुड्स ट्रांसफर करते हैं, जो जिस व्यक्ति को सेलर गुड्स ट्रांसफर करता है ना उस व्यक्ति के पास ऑप्शन है, उस व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट के दिन पे वो ऐसा भी बोल सकता है कि भाई मेरा काम हो चुका है, सेलर मेरा काम हो चुका है, अब आप इस गुड्स को क्या कर दो, वापस लेके जाओ। बायर जो है ना लास्ट इंस्टॉलमेंट के दिन पे ये भी बोल सकता है, उसके पास ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है, वो उस गुड्स को खरीद भी सकता है लास्ट इंस्टॉलमेंट के दिन पे, उस गुड्स को वापस सेलर को दे भी सकता है, उसके पास ऑप्शन है। ठीक है ना, अगर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तो इसका मतलब ये है कि भाई गुड्स का ओनरशिप उसको क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता है देन क्या करना पड़ेगा, उसको गुड्स वापस सेलर को दे देना पड़ेगा। सर से फॉर एग्जांपल 30 इंस्टॉलमेंट थे, कितने इंस्टॉलमेंट थे, 30 इंस्टॉलमेंट थे। 15 इंस्टॉलमेंट देने के बाद जब 16वां इंस्टॉलमेंट आया उस टाइम बायर ने बोला कि भाई गुड्स को वापस ले जाओ, गुड्स को वापस ले जाओ, मुझे गुड्स नहीं चाहिए। तो क्या सर बायर ऐसा बोल सकता है क्या, बायर ऐसा बोल सकता है क्या? तो हायर परचेज एग्रीमेंट के केस में बायर ऐसा बोल सकता है। 15 इंस्टॉलमेंट पे क्या, तो 15 महीने तक गुड्स उसके पास था। 16th बार जब इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी आई तो उसके पास पैसे नहीं था, तो उसने कहा कि भाई अब मेरे को गुड्स की जरूरत नहीं है, ये जो गुड्स मेरे पास आया अब इसको मेरी जरूरत नहीं है, सेलर आप इस गुड्स को वापस ले जाओ, मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा। क्या बायर जो हायरर है वो ऐसा बोल सकता है, हायरी जो है वैसा बोल सकता है? क्या आंसर इज यस, वैसा बोल सकता है, क्योंकि उसके पास लॉ ने क्या कहा है, तुम्हारे पास ऑप्शन है परचेस करने का। क्या है? ऑप्शन है परचेस करने का, कंपल्सरी नहीं है। इन केस ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट देयर इज एन ऑप्शन टू परचेस, option to purchase in accordance with the terms of the agreement। Possession of the goods is delivered on such condition that such person pays agreed amount in periodical installment। यहाँ पे हम गुड्स की पोजेशन दे देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन एक शर्त में देते हैं कि भाई उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? जैसे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा वो, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसके पास क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर द ओनरशिप परचेज, ओनरशिप पासेस। जो मैंने अभी बोला ना कि भैया 30 इंस्टॉलमेंट के लिए उसने गुड्स हायर किया था, अब 15वां इंस्टॉलमेंट में उसको लग रहा है कि भैया वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएगा और गुड्स की जरूरत भी खत्म हो गई, तो क्या सर जो हायरी है, जो बायर है, वो क्या सर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है क्या? तो लॉ कहता है कि यस, वो क्या कर सकता है, ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले। ओनरशिप ट्रांसफर कब होने वाला था? जब वो 30वां इंस्टॉलमेंट पे करेगा तब उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर होगा। तो ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले वो एग्रीमेंट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। सच पर्सन हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर द ओनरशिप पासेस। ठीक है, डन है। यहाँ पे सर क्या याद रखना है, हायर परचेस एग्रीमेंट के केस में दो चीज याद रखना है। एक तो याद रखना है भाई ऑप्शन टू परचेस है, परचेजर के पास, जो बायर है उसके पास क्या है, गुड्स खरीदने का ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं बोला है, ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सेलर बायर को, मैं सेलर और बायर इसलिए बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सेलर को हम हायरर बोलते हैं, बायर को हम हायरी बोलते हैं। सेलर को हम हायरर बोलेंगे और बायर को हम हायरी बोलेंगे हायर परचेस एग्रीमेंट के केस में। ठीक है ना, हायरर हायरी को गुड्स का पोजेशन दे देता है,
जिस दिन एग्रीमेंट होता है ना इनके बीच, उस दिन वो गुड्स का पोजीशन किसको दे देता है, हायर ही को दे देता है, लेकिन एक शर्त पे देता है, कंडीशंस पे देता है। वो कंडीशंस क्या है, जैसे ही तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, अच्छा कंडीशन ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारा इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे, उस दिन तुम्हारे पास क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। पोजीशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड ऑन सच कंडीशन दैट सच पर्सन पेज एग्रीड अमाउंट इन द पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर टू सच पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी जो ओनरशिप वो ट्रांसफर हो जाएगा। सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर द ओनरशिप पासेस। ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले, यानी कि ओनरशिप हायरी के पास ट्रांसफर होने से पहले हायरी क्या कर सकता है, इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। खत्म। दैट्स इट, हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कितने पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, गुड्स का डेफिनेशन, एग्रीमेंट टू सेल्स, सेल्स हम लोगों ने पढ़ लिया, एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लिया, हम लोग 9 हम लोगों ने पढ़ लिया, 10 हम लोगों ने पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 7 हम लोगों ने पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 8 भी हम लोगों ने पढ़ लिया, हायर परचेज एग्रीमेंट भी पढ़ लिया। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड बेलमेंट ऑफ सेल हम लोग कहाँ पे कवर अप करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड बेलमेंट ऑफ सेल्स हम लोग कवर अप करेंगे इसमें अपने बेलमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट छूटा हुआ है, उसको भी कवर कर देता हूँ फटाफट से। एक सेकेंड, अगर मेरे को यहाँ पे ना 2 मिनट, ये वाला पॉइंट, सेल एंड contract for work and labor. A contract of sale of goods is one in which some goods are sold or are to be sold for a price. But where no goods are sold and there is only the doing or rendering of some work of labor, then the contract is only of work and labor and not of sales of goods. क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझो। मैंने क्या किया ना, मैंने से फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति को अपने घर पे काम करवाया, अपने घर पे क्या करवाया, काम करवाया, अच्छे से काम करवाया। ठीक है ना, काम करवाया मस्त तरीके से, उसको सुबह वो आया था, शाम तक उसको मैंने काम करवाया। और जैसे वो काम कंप्लीट हो गया, तो भाई काम कंप्लीट होने के बाद वो व्यक्ति क्या मांगेगा, मेरे से पैसे मांगेगा ना। तो मैंने उसके पैसे के बदले मैंने उसको क्या दे दिया, मेरे पास गुड्स था, बहुत सारा सब्जी रखा हुआ था, मेरे पास बहुत सारा सब्जी रखा हुआ था। अभी अपना पत्ता गोभी, ये फूल गोभी हो गया, मूली हो गया, बहुत सारी चीज़ें, गाजर हो गया, बहुत सारी चीज़ें रखा हुआ था, गुड्स बहुत सारा रखा हुआ था। मैंने क्या बोला कि भाई बेटा जी ऐसा करो, पैसे तो अभी बात मेरे पास नहीं है, मैं भी थोड़ा सा गरीबी हूँ, पर मेरे पास सब्जी बहुत है, तो आप क्या करो ना, इसको लेके जाओ और घर पे जाके इसको मौज करो, है ना, ले जाओ मस्त बोरी भर के ले जाओ, और आप उसको क्या करो, घर पे लेके आप सब्जी बना के मस्त तरीके से आप खाओ। मैंने उस व्यक्ति को क्या दे दिया है, कंसिडरेशन के रूप में गुड्स दे दिया है। कंसिडरेशन के रूप में क्या दे दिया है बेटा जी, गुड्स दे दिया है। तो सर क्या ये जो मैंने उसके साथ डील किया है, ये सर ये जो मैंने उसके साथ डील किया है, ये क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आता है, ये क्वेश्चन है। ये जो मैंने उसके साथ डील किया है, ये क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आता है, तो लॉ कहता है आंसर इज नो, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं आता है ना। ये सिर्फ एक क्या है, वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली ऑफ वर्क एंड लेबर एंड नॉट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स। ये आपने सिर्फ क्या किया है, आपने जो है ना लेबर को पेमेंट किया है, लेबर को आपने सिर्फ पेमेंट किया है। ये जो आपने ट्रांजेक्शन किया है लेबर के साथ, वो हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक छुपा हुआ है। अगर क्वेश्चंस में इस तरीके का क्वेश्चंस आ गया जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आया है कि भैया एक व्यक्ति है, उसने एक व्यक्ति से बहुत काम करवाया, काम करवाने के बाद है ना लेबर वर्क करवाया, लेबर वर्क करवाने के बाद उसने कुछ गुड्स ट्रांसफर कर दिया, उसको कंसिडरेशन के रूप में कुछ गुड्स उसको ट्रांसफर कर दिया, तो क्या ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर है? तो आपको आंसर लिखे आना कि नहीं, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है, दिस इज नथिंग बट देन द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली ऑफ वर्क एंड लेबर। कंक्लूजन इसका इतना ही होगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली ऑफ वर्क एंड लेबर। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो लेबर के लिए हुआ है ना, दिस द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर द वर्क एंड लेबर एंड दिस इज नॉट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसको हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर अप नहीं करेंगे। इतना ही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के केस में है ना, ओनरशिप तो ट्रांसफर होगा, गुड्स भी ट्रांसफर होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगा, गुड्स ट्रांसफर होगा, लेकिन कंसिडरेशन के रूप में क्या होना जरूरी है? पैसा होना जरूरी है। कंसिडरेशन के रूप में क्या होना जरूरी है? पैसा का होना जरूरी है। ये बात याद रख लेना है। अगर आप कंसिडरेशन का जो छुपा हुआ है कि आपने किसी से काम करवाया, वर्क एंड लेबर से आपने काम करवाया, अब उसको कंसिडरेशन देने के बदले, भाई पैसे देने के बदले आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो, उसको गुड्स दे रहे हो, तो क्या सर वो सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर कवर अप होगा? क्या आंसर इज नो। ठीक है, देखो ना, where the example where gold is supplied to a goldsmith for preparing an ornament or when an artist is asked to paint a picture, yeah, the basic substance of the contract is the exercise of skill and labor, therefore it is contract for work and labor। यहाँ पे क्या हुआ था, एक व्यक्ति से किसी व्यक्ति ने पेंट करवाया, अब पेंट करवाने के बाद व्यक्ति को कंसिडरेशन मांगेगा ना, पैसा मांगेगा ना, तो कंसिडरेशन के रूप में उसने गोल्ड दे दिया। अब उसने गोल्ड दे दिया, सर ये जो गोल्ड उसने दिया है ये सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आप कवर अप करेंगे? क्या आंसर इज नो, इसको हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर अप नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, दिस इज नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। याद रखना है। तीसरा पॉइंट, उसके बाद हाँ, तो सेल्स हम कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बनाने का कितना तरीका है। पहला तो बोला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक व्यक्ति ऑफर देगा, सामने वाले व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, बस वो बोला।
दूसरी बात क्या बोला है कि भैया हो सकता है कि भैया गुड्स की डिलीवरी इमीडिएट हो सकता है कि भैया गुड्स की डिलीवरी हो बाद में, है ना? देयर में बी एन इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और देयर में बी एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, बट इट मे बी एग्रीड द डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर ना ऐसा हो सकता है कि सर कि भैया पेमेंट भी हो गया है, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है, तो सर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मानेंगे क्या? आंसर इज यस, मान सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में डिलीवरी डिले भी हो सकता है, डिलीवरी पहले भी हो सकता है, ठीक है? ये बात याद रखना है ना? उसके बाद तीसरा, फोर्थ क्या लिखा हुआ है? देयर मे बी एन इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस। कभी-कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के केस में क्या भी हो सकता है? इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकता है, इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है और इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर भी हो सकता है ना? उसके बाद इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। नॉर्मली डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में नहीं होता है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ है, जब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो लिख देना कि भाई डिलीवरी और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, लिखा हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के केस में सर ऐसा डिसाइड कर सकते हैं क्या कि ओनरशिप तो अभी ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन गुड्स की डिलीवरी और इसकी पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, क्या ऐसा डिसाइड हो सकता है क्या? तो लोगों कहता है आंसर इज बस वही। कहाँ पे इसको हम यूनिट नंबर 3 में कवर अप कर लेंगे। कंटीजेंट गुड क्या है? हाँ, 3 टाइप ऑफ डिलीवरी होता है। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और तीसरा होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। कितने टाइप्स की डिलीवरी होती है? 3 टाइप्स की डिलीवरी होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक डिलीवरी। बेलमेंट ऑफ केस में ना हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ डिलीवरी पढ़ा था, एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब बेलमेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसी तरीके से लिखना है। जब सेल्स ऑफ गुड्स से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 3 तरीके से लिखना है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है ना? सर व्हाट इज एक्चुअल डिलीवरी मींस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मींस, व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी मींस? एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है ना? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पोजीशंस। जिस दिन हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन हमने क्या किया? पोजीशन सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर किया। से फॉर एग्जांपल मैं किसी दुकान पे अपने पे फ़ोन लेने गया, तो फ़ोन वाले को मैंने पेमेंट कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, उसने मेरे को फ़ोन मेरे हाथ पे दे दिया। फिजिकली उसने क्या कर दिया? गुड्स का पोजीशन मेरे को ट्रांसफर कर दिया। दिस इज नथिंग बट एन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर और ए थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। दिस इज द कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी। ये कॉमन मेथड है। ये नॉर्मली इसी तरीके से क्या किया जाता है? गुड्स की डिलीवरी किया जाता है, ठीक है ना? ये एक्चुअल डिलीवरी है। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है? फिजिकली गुड्स का क्या होता है? पोजीशन ट्रांसफर होता है। दिस इज एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। दूसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी। दूसरा कौन सा डिलीवरी है? सिंबॉलिक डिलीवरी है। व्हेन देयर इज एन डिलीवरी ऑफ थिंग्स इन ए टोकन ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, that is delivery of goods in the course of transit may be made by handing over document of title to goods like bill of lading, railway receipt or delivery orders, or the key of warehouse containing the goods is handed over to buyer where actual delivery is not possible. There may be delivery of the means of getting possession of the goods. क्या लिखा हुआ है ना यहाँ पे? क्या है ना, एक्चुअल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं है। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या लिखा हुआ है? एग्जांपल क्या लिखा हुआ है देखो ना। Delivery of goods in the course of transits may be made by handing over the documents of title to the goods like bill of lading, railway receipt or delivery order, or the key of a warehouse containing the goods. What is symbolic delivery means? सिंपल समझो। आज से फॉर एग्जांपल मेरा दुकान जो है ना, एक ऋषिकेश में है, एक दूसरा दिल्ली में है। जो ऋषिकेश में मेरा दुकान है ना, वो मेरा आप कह सकते हो गोडाउन है, उसमें सामान रखा हुआ है, और दिल्ली में जो है मेरे पास ऑफिस है, हेड ऑफिस है, ठीक है ना? अब व्यक्ति आया, ठीक है ना? अब व्यक्ति आया, कोई भी व्यक्ति आया मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने कहा कि भैया गुड्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर पेमेंट भी हो चुका है, लेकिन कहा भाई गुड्स की डिलीवरी दे दो। मैंने कहा मैं ऑफिस दिल्ली में बैठा हूँ, मैं उसको गुड्स फिजिकली कैसे डिलीवर करूंगा? अरे मैं उसको एक्चुअली गुड्स फिजिकली मैं उसको कैसे गुड्स को डिलीवरी करूंगा? क्योंकि गुड्स तो अभी है नहीं यहाँ पे, और गुड्स है कहाँ पे? ऋषिकेश में। अब गुड्स ऐसा तो नहीं है कि भैया एक छोटा मोटा गुड्स होगा जो उसको मैं एक्चुअली में हैंड ओवर करूंगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे यहाँ पे मैं उसको क्या करूंगा, या तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट उसको ट्रांसफर कर दूंगा, या फिर मैं उसको वेयर हाउस का चाबी ही दे दूंगा। मैंने कहा कि भाई ऋषिकेश में चाबी, ये मेरा गोदाम है, ये इसका चाबी है, अब तुम जाके तुम जब चाहोगे तब जाके तुम क्या कर लेना, गुड्स वहां से उठा लेना, तुमको फ्री है, फ्रीडम है तुमको कि तुम जब चाहोगे तब क्या करना, गोदाम से गुड्स उठा लेना, है ना? दिस इज नॉन एज सिंबॉलिक डिलीवरी। यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली में गुड्स डिलीवर तो नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसा चीज डिलीवर कर दिया, कुछ ऐसा चीज डिलीवर कर दिया जो किसके बराबर है? गुड्स डिलीवरी के बराबर है। दिस इज नॉन एज सिंबॉलिक डिलीवरी। दिस इज नॉन एज सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है? उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या लिखा हुआ है? व्हेन ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी ऑफ एक्चुअल पोजीशन, एट कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग एज इन द केस ऑफ डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू द सेलर एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बायर्स बिहाफ। देखो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मींस? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू द सेलर एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन द बायर बिहाफ। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से फॉर एग्जांपल मेरा जो लैपटॉप था ना, वो क्रिस के पास था। लैपटॉप किसके पास था? क्रिस के पास था। मैंने गुड्स रिया को भेज दिया था। गुड्स किसके पास था? ये अपना क्रिस के पास था। मैंने अपना जो लैपटॉप है इसको सेल किसको कर दिया है? रिया को कर दिया है। अब भाई मेरे पास गुड्स है क्या? अभी मेरे हाथ पे तो नहीं है लैपटॉप ना, तो मैं इसको फिजिकली कैसे डिलीवर करूंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा? क्रिस को कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मैंने ना अपना लैपटॉप भेज दिया है, अब ये लैपटॉप मेरा नहीं है और वो रिया का है, ठीक है ना? जैसे ही क्या, जिस व्यक्ति के पास गुड्स का पोजीशन है, यानी कि क्रिस के पास गुड्स का पोजीशन है अभी, जैसे ही क्रिस अब एक्नॉलेज कर लेगा कि हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, जो है ना वो बोलता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, और जैसे ही एक्नॉलेज करता है,
और बोलता है किसको, कौन है ना, पोजेसन गुड्स बिलोंगिंग टू सेलर बायर, और बायर को बोलता है कि भैया, रिया को बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये गुड लैपटॉप मेरे पास है, अभी तक मैंने, है ना, सेलर के बिहाफ में होल्ड किया था, अब मैं आपके बिहाफ में कुछ दिनों तक होल्ड करूंगा और उसके बाद कुछ दिन बाद आके आपको क्या कर दूंगा, ये लैपटॉप आपको दे दूंगा। उसने क्या किया, क्रिस ने एक्नॉलेज किया। जैसे ही क्रिस एक्नॉलेज कर लेगा ना, गुड्स क्या हो जाएगा, रिया के पास डिलीवर हो जाएगा, इट विल बी डीम्ड दैट गुड्स क्या हो चुका है, रिया के पास डिलीवर हो चुका है। दिस इज नॉन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन a person in possession of the goods belonging to the seller acknowledge to the buyer that he holds the goods on the buyer behalf. So constructive delivery takes place when a person in possession of the goods belonging to the seller acknowledge to the buyer that he holds the goods on the buyer behalf. ठीक है, अगेन समझो, मैं लैपटॉप किसको बेच रहा था, रिया को बेच रहा था,